दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे पाइथन के इस कोर्स में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डाटा टाइप क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, उसने पढ़ा था डाटा टाइप दो प्रकार के होते हैं, पहला इनबिल्ट डाटा टाइप, दूसरा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो दोस्तों, आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। पहला इनबिल्ट डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, वन बाय वन पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और नीचे बेल आइकन दिया हुआ है, बेल आइकन को दबा दे। उससे क्या होगा दोस्तों, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हो, एक अच्छा कोडर बनना चाहते हो, तो आप लोग दोस्तों प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो। थ्योरी पे थोड़ा कम ध्यान दो और प्रैक्टिकल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। मैं भी दोस्तों जैसे जैसे वीडियो आगे बनाऊंगा थ्योरी को कम करूंगा और प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा और ज़्यादा प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। और आप भी दोस्तों प्रोग्राम बनाओ, लॉजिक खुद से बनाओ। उससे होगा क्या दोस्तों, आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इनबिल्ट डाटा टाइप। सबसे पहले दोस्तों बताओ, अगर मैं a=10 लिखता हूँ तो यहाँ पे हमने उसके टाइप को डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग जावा में कोड करते थे या सी में कोड करते थे तो वहाँ पे हम लोग टाइप को डिक्लेयर करते थे, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में उसके वैल्यू के अनुसार पाइथन क्या करती है, उसके टाइप को डिक्लेयर कर देती है। जैसे मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। आप देखना, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a=10, मैंने लिख दिया। अब मैं a को प्रिंट कराता हूँ, 10 आ गया। अब मुझे a के टाइप को जानना है, जो एक्चुअली में a कौन सा टाइप है, इंटीजर है, फ्लोट है, कौन सा है। तो इसके लिए पाइथन ने मुझे एक इनबिल्ट फंक्शन दिया हुआ है, मैं उसको यूज करता हूँ। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। देखो, टाइप =a। देखो दोस्तों, बेस्ड ऑन वैल्यू ये मुझे बता दिया ना, जो ये इंट टाइप है, ठीक है दोस्तों। और हम लोग जावा में पढ़े होंगे इंटीग्रल टाइप इंट होता था, शॉर्ट होता था, लॉन्ग होता था, ठीक है, ये सब होता था। ये सारे इंटीग्रल टाइप होते थे। बट पाइथन में एक ही है इंट, और आप कितने भी बड़े वैल्यू दे दो तो वो इंटीग्रल टाइप ही होता है और इंट ही यूज होता है उसके लिए। पाइथन 2 में लॉन्ग था, बट पाइथन 3 में सिर्फ इंट है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो, पाइथन contains Python contains the following inbuilt data types. पाइथन इनबिल्ट डाटा टाइप्स जो उसके अंदर है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो पाइथन में दोस्तों आप लोग को पता है 14 इनबिल्ट डाटा टाइप है। और इंट जो है दोस्तों, ये रिजर्व वर्ड के अंदर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है?
जितने भी ये डाटा टाइप है वो रिजर्व वर्ड के अंदर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ये एक हम लोग इसकी टाइप को डिक्लेयर नहीं करते हैं। बेस्ड ऑन वैल्यू ये डायनेमिकली उसको बता देती है ये कौन सा टाइप है। इसीलिए पाइथन के अंदर जितने भी डाटा टाइप हैं वो इनबिल्ट, वो रिजर्व वर्ड के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ चलिए आगे जानते हैं। पहला डाटा टाइप जो हमारा है इंट है। ठीक है, दूसरा डाटा टाइप जो हमारा है फ्लोट है। इंट के बारे में आपको पता है दोस्तों, इंटीग्रल वैल्यू लेता है। फ्लोट के बारे में आपको पता है दोस्तों, फ्लोट डेसिमल पॉइंट में लेता है। जैसे कि देखो दोस्तों 10.123 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होता है दोस्तों। ठीक है, तीसरा है दोस्तों कॉम्प्लेक्स। हम लोग दोस्तों इससे पहले जावा पढ़े होंगे। कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप जावा में भी नहीं है। पाइथन की यही एक खासियत है दोस्तों, जो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप है। अब कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप से होता क्या है दोस्तों, तो पाइथन क्या करती है, इससे आपको साइंटिफिक कैलकुलेशन करने में बहुत मदद होगी और साइंटिफिक जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो आप इससे डेवलप कर सकते हैं। लाइक दोस्तों 10 + 2j। दोस्तों जब हम लोग बचपन में मैथ पढ़े होंगे तो मैथमेटिक्स में आपको इस तरह का इक्वेशन कभी मिला होगा, इस तरह का सॉल्यूशन क्वेश्चन आपको कभी मिला होगा और आपने कभी सॉल्व किया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। तीसरा, चौथा होता है दोस्तों बूल। पांचवा होता है दोस्तों str। छठा होता है दोस्तों बाइट्स। सातवां होता है दोस्तों बाइट्स एरे। आठवां होता है दोस्तों रेंज। नौवां दोस्तों लिस्ट। 10वां दोस्तों टुपल। 11वां दोस्तों सेट। 12वां दोस्तों फ्रोजन सेट। 13वां डिक्ट और आखिरी दोस्तों नन। अब इसके बारे में हम लोग एक बाय एक जानेंगे पूरे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, इंट के बारे में आपको पता ही है, इंटीग्रल वैल्यू ये लेता है। फ्लोट के बारे में भी आपको पता है दोस्तों, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों, बुल जो ट्रू और फॉल्स लेता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 0 1 के रूप में। str दोस्तों, str स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को ये लेता है दोस्तों। बाइट दोस्तों, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बाइट टाइप्स के वैल्यू को लेता है। सिंगल वही है दोस्तों, बस इसमें कुछ डिफरेंस है ये दोनों के अंदर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। रेंज दोस्तों, नंबर के रेंज को ये बताता है। ठीक है दोस्तों, लिस्ट होता है दोस्तों जी, ये लिस्ट टाइप के वैल्यू को लेता है। मीन्स आप इसमें अनेकों टाइप के वैल्यू को इसमें डाल सकते हैं। सेम वही है दोस्तों ट्रिपल। इस दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, इम्यूटेबल और म्यूटेबल का, वो आप आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग को पता होगा। सेट दोस्तों, सेट के अंदर होता है दोस्तों ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता है। ठीक है दोस्तों, फ्रोजन सेट भी वही है दोस्तों, तो इंडेक्सिंग का वो है दोनों के अंदर, और थोड़ा इसके अंदर ही छोटा सा जो दोनों के अंदर है दोस्तों डिफरेंस, उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। डिक्ट दोस्तों, ये की वैल्यू पेयर में हम लोग के वैल्यू को
असाइन करवाता है, इसके बारे में आगे जानेंगे। नन दोस्तों मीन्स नथिंग, कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोग का एक चीज और जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। नोट के अंदर हम लोग इसको लिखते हैं पाइथन कंटेन्स सम इनबिल्ट फंक्शंस। मतलब दोस्तों पाइथन कंटेंट करता है सम इनबिल्ट फंक्शंस, और उस फंक्शन से क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है दोस्तों प्रिंट, और मैं आपको बताता हूँ प्रिंट। जब भी दोस्तों हम लोग लिखते हैं प्रिंट ए, तो ये मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करके दे देती है। तो ये एक इनबिल्ट फंक्शन है दोस्तों। इससे क्या होता है, ये आपको उसकी वैल्यू को प्रिंट करके देता है, टू प्रिंट द वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो पाइथन के अंदर एक प्रिंट फंक्शन है दोस्तों। ठीक है, इससे क्या होता है, टू प्रिंट द वैल्यू। ठीक है दोस्तों, दूसरा है दोस्तों टाइप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों। टाइप क्या करती है, यहाँ पे आपको पता है दोस्तों टाइप क्या करती है। उसके जो डाटा टाइप है उसको वो बताती है जो कौन से टाइप का है। ठीक है, तो इसका क्या होता है दोस्तों, टू चेक द टाइप ऑफ वेरिएबल, उसके वेरिएबल के टाइप को बताता है। ठीक है, और तीसरा दोस्तों मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि दोस्तों आप मुझे बताओ इन सारे डाटा टाइप में से ऑब्जेक्ट कौन कौन से डाटा टाइप है और कौन कौन से नॉन ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है। ठीक है दोस्तों, मुझे ये जानना है, तो मैं बताता हूं दोस्तों। among these data types which data types represent object and which data types is not represent object। मतलब सारे डाटा टाइप्स में कौन कौन से डाटा टाइप्स ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और कौन कौन से डाटा टाइप्स ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो आप लोग बोलोगे दोस्तों str ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, लिस्ट करता है, टुपल करता है, सेट करता है, डिक्ट करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, पाइथन के अंदर एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। पाइथन के अंदर जितने भी डाटा टाइप्स हैं सारे ऑब्जेक्ट हैं। इवन यहाँ तक कि अगर आप जो कोई भी फंक्शन लिखते हो, कोई भी मेथड लिखते हो, कोई भी क्लास लिखते हो, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, मान लो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर 10 वैल्यू मैंने असाइन किया, और ये क्या करता है, एक ए वेरिएबल लिया जो रेफरेंस करता है उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है दोस्तों, पॉइंट इनटू दी ऑब्जेक्ट। ए जो है रेफरेंस वेरिएबल है और उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, और ये हमारा एक दोस्तों ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या करता है दोस्तों, अब इसके एड्रेस को हमें बताता है। इसका भी कुछ ना कुछ एक एड्रेस होगा दोस्तों, उसके एड्रेस को बताता है। तो उसके एड्रेस को कौन बताता है दोस्तों, तो उसका भी एक इनबिल्ट है, डाटा इनबिल्ट फंक्शन है इसके अंदर दोस्तों आईडी। ये वेरिएबल के एड्रेस को
बताता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को बताता है। टू गेट एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के एड्रेस को बताता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और मैंने बताया दोस्तों पाइथन के अंदर सारे चीज ऑब्जेक्ट हैं। एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। आप सारे डाटा टाइप्स ले लो, कोई भी मेथड बनाते हो मेथड ले लो, कोई भी आप क्लास बनाते हो क्लास ले लो, जितने भी चीज़ होते हैं पाइथन के अंदर सारे ऑब्जेक्ट होते हैं दोस्तों। ठीक है, और पाइथन के अंदर कितने डाटा टाइप्स हैं? इन पाइथन व्हाट आर वेरियस इनबिल्ट डाटा टाइप्स इज नथिंग बट दीज आर दी 14 इनबिल्ट डाटा टाइप्स आर अवेलेबल। पाइथन के अंदर 14 डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं दोस्तों, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, और वन बाय वन अब हम लोग इसको डिटेल से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला दोस्तों इंट डाटा टाइप। इंट डाटा टाइप के बारे में जानेंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इंट डाटा टाइप के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, इंटीग्रल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। वी कैन यूज इंट डाटा टाइप टू रिप्रेजेंट होल नंबर इंटीग्रल वैल्यू, मैंने बताया दोस्तों। एग्जाम्पल, अगर आप a इक्वल टू 10 लेते हो, ठीक है, और इसके टाइप को आप देखते हो, ठीक है, तो ये आपको क्या बताएगा? ये एक इंटीग्रल डाटा टाइप है, इंट डाटा टाइप है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मैंने बताया दोस्तों पाइथन 2 के अंदर लॉन्ग डाटा टाइप भी था, ठीक है, बट पाइथन 3 के अंदर लॉन्ग डाटा टाइप नहीं है, सिर्फ इंट डाटा टाइप है। मैं इसको नोट में लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोटबुक में नोट कर लेना, और बस एक याद के लिए इसको आप लोग रिवीजन करते रहना। मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, इन पाइथन 2 we have long data type to represent very large value, very large integral value। ठीक है दोस्तों, बट इन पाइथन 3 there are no long type। ठीक है दोस्तों, explicitly and we can represent long value also by using int type only। ठीक है दोस्तों, ये एक याद के लिए आप लोग लिख लो दोस्तों नोट में। जब कभी आप भूल जाओ तो अपनी नोटबुक को उल्टा के कभी भी पढ़ के आप रिकॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ये बताओ, इंटीग्रल वैल्यू को, इंट वैल्यू को कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे।
we can represent int values in the following ways। ठीक है दोस्तों, अब वो कौन कौन से वेज हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला कौन सा है दोस्तों, डेसिमल फॉर्म। दूसरा कौन है दोस्तों, पता ही होगा आपको दोस्तों, बाइनरी फॉर्म। जिनको नहीं पता उनके बाद मैं तो लिखते जा रहा हूँ, उनको तो पता ही हो जाएगा। तीसरा कौन सा है दोस्तों, ऑक्टल फॉर्म। चौथा कौन सा है दोस्तों, हेक्साडेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों वे से हम लोग इंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वन बाय वन थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। पहला कौन सा था दोस्तों, डेसिमल फॉर्म, उसके बारे में जानते हैं। डेसिमल फॉर्म, ठीक है दोस्तों। तो डेसिमल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, पाइथन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल फॉर्म ही लिया जाता है दोस्तों। अगर आप पाइथन को, आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, कोड लिखते हो, तो उनको कुछ भी दो, डेसिमल फॉर्म में दो, ऑक्टल फॉर्म में दो, बाइनरी फॉर्म में दो, हेक्साडेसिमल फॉर्म में दो, आप कुछ भी लिखो, वो जो आपको आउटपुट देगी दोस्तों वो डेसिमल फॉर्म में ही रहती है। क्या होता है दोस्तों, इट इज द डिफ़ॉल्ट number system in Python। मैंने बताया दोस्तों ये डिफ़ॉल्ट नंबर सिस्टम है पाइथन के अंदर, डेसिमल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, और ये क्या क्या से कितने डिजिट एलो करते हैं इसके अंदर, दी एलो डिजिट्स आर 0 to 9, 0 to 9 ये एलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी बेस क्या होती है दोस्तों, इसकी बेस होती है 10। इसकी बेस होती है दोस्तों 10। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं दोस्तों, a इक्वल टू 10, ये एक डेसिमल फॉर्म में दोस्तों, इसकी बेस 10 है। ठीक है दोस्तों, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, सेम वही है दोस्तों, a इक्वल टू 10 और इसकी a की वैल्यू 10 आएगी, जो कि हमें डेसिमल फॉर्म में आ रही है। ठीक है दोस्तों, दूसरा कौन सा है, दूसरा है बाइनरी फॉर्म। इसका बेस कितना है दोस्तों, इसका बेस है 2। ठीक है दोस्तों, ये 2 ही डिजिट एलो करता है, दी एलो डिजिट्स आर 0 एंड 1, 2 ही डिजिट ये एलो करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर मान लो दोस्तों मैं आपको लिख के दे दूँ 1 1 1 1 1, आप लोग इसको क्या बताओगे, क्या ये बाइनरी फॉर्म में है? क्या मैं अगर सिस्टम को दे दूँ और उसको बोलूँ आप मुझे प्रिंट करके बताओ कि क्या है,
तो मुझे बाइनरी फॉर्म वाला डाटा को प्रिंट करके देगा दोस्तों? क्या ऐसा कभी हुआ है? नहीं देगा। ये उसको बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल फॉर्म ही लेगा दोस्तों। देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल ही फॉर्म ले रहा है। ठीक है दोस्तों, 1111 ये डेसिमल फॉर्म ही ले रहा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल ही फॉर्म ही लेगा। तो इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो उसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, लिटरल वैल्यू शुड बी प्रीफिक्स विथ 0b या नहीं तो 0। ठीक है, इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे दोस्तों, उससे पहले इस वैल्यू से पहले 0b। अब मुझे ये बताओ कौन से b, स्मॉल b या कैपिटल b? कौन से b को डालेंगे इसके साथ? क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है, पाइथन भी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, मैं बताता हूँ दोस्तों। पाइथन के अंदर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बाइनरी फॉर्म के अंदर स्मॉल भी ले कैपिटल भी ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ करके। देखो दोस्तों, लिटरल वैल्यू should be prefix with 0b और 0b। आप स्मॉल बी लो या कैपिटल बी लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। देखो दोस्तों, 0b111। ठीक है, अब इसके साथ मैंने वैल्यू लिया था उससे पहले मैंने 0b को ऐड कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसके आउटपुट को आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा क्या मैंने सही बोल रहा था। 1111। ठीक है दोस्तों, अब एक को प्रिंट कराओ। तो देखो दोस्तों, मैंने बाइनरी फॉर्म में उसको दिया, उसने मुझे डेसिमल फॉर्म में डाटा को रिटर्न करके दिया। तो 4 टाइम 1 लिखने जब आप लिखोगे दोस्तों, और उसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको 15 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बाइनरी फॉर्म से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बाइनरी फॉर्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों ऑक्टल फॉर्म के आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ऑक्टल फॉर्म देखेंगे। ऑक्टल फॉर्म कैसे लिखते हैं, ऑक्टल फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्टल फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं बेस 8 से। ठीक है, क्या कहता है, और इसके अलाउ डिजिट की कौन कौन से हैं दोस्तों? दी अलाउ डिजिट्स आर 0 to 7। 0 to 7 ही इसके अंदर अलाउ है सर दोस्तों, बेस, इसीलिए इसको 8 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, 6 7 तक ही दोस्तों, सॉरी 8 मैंने बोल दिया। 0 to 7 अलाउ डिजिट है। ठीक है दोस्तों, अब सेम अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो क्या आप मुझे बता पाओगे ये ऑक्टल फॉर्म में है? नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे उसको भी हम लोग देखते हैं। लिटरल वैल्यू शुड बी प्रीफिक्स विथ, अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों? तो या तो 0 कैपिटल ओ से या नहीं तो 0 स्मॉल ओ से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे केस सेंसिटिव काम नहीं करता है।
ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ a इक्वल टू 0 स्मॉल o 1 2 3, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं a इक्वल टू 0 कैपिटल O, ठीक है दोस्तों, 6 6 7 5, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके एक बार दिखाता हूँ। a इक्वल टू 0 स्मॉल o 1 2 3। अब a को प्रिंट करते हैं। तो देखो दोस्तों, जब आप करोगे इसको नोटपैड पे, नोटबुक पे बेस 8 लेके, ठीक है दोस्तों, तो कैसे लोगे 1 इंटू 8⁻0 ऐसे करके आप लेते जाओगे और उसको जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको 83 आएगी, ठीक है दोस्तों। अब इसको एक बार मैं कैपिटल लेके भी दिखा देता हूँ, 0 कैपिटल O 6 7 5। अब मैं a को प्रिंट करूँगा, 445 आया दोस्तों। मैंने आपको बताया दोस्तों, आप कुछ भी डालो, वो पाइथन क्या करती है, आपको जब भी आउटपुट देगी तो आपको डेसिमल फॉर्म में ही देगी, चाहे बाइनरी डालो, ऑक्टल डालो, हेक्साडेसिमल डालो, ठीक है दोस्तों, या इवन आप डेसिमल डालो, फिर भी आपको आउटपुट कभी भी मिलेगी तो डेसिमल फॉर्म में ही मिलेगी, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा हम लोग का कौन सा था दोस्तों, हेक्साडेसिमल फॉर्म। हेक्साडेसिमल फॉर्म, अब इसकी बेस कितनी है दोस्तों, तो इसकी बेस 16 है, ठीक है दोस्तों। अब इसकी एलो डिजिट क्या है दोस्तों, अब मुझे बताओ कौन कौन से डिजिट इसके अंदर एलो है, ठीक है दोस्तों, ये मुझे जानना है आपसे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 0 to 9 एलो है, ठीक है, और A to F एलो है। अब ये बताओ, बोलोगे A to F की कितनी, क्या मीनिंग है, A to F की वैल्यू क्या है, तो A11 A10 B11 C12, ठीक है दोस्तों, ऐसे F तक आप चले जाओगे। तो अब आप बोलोगे क्या मैं स्मॉल में ही A to F ले सकता हूँ, कैपिटल में नहीं ले सकता हूँ, तो मैं इसके लिए आपको बताता हूँ दोस्तों, क्या इसको कैपिटल में ले सकते हैं नहीं। बोथ लोअर एंड अपर केसेस आर एलो। इसके अंदर दोस्तों हम लोग लोअर केस अपर केस कुछ भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप या लोअर केस लो या अपर केस लो, डज नॉट मैटर, आप कुछ भी ले सकते हो। उसकी मीनिंग A to F की मीनिंग 10 to 15 होगी और कैपिटल वाले की मीनिंग भी सेम ही होगी, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैंने बताया था दोस्तों, अगर मैं A इक्वल टू 111 ले लूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल फॉर्म में मुझे प्रिंट करके देगा। तो अब इसकी लिटरल कैसे करेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके प्रीफिक्स कैसे करें, क्या करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बता दोस्तों। लिटरल वैल्यू शुड बी प्रीफिक्स विथ, क्या लिखेंगे दोस्तों, 0 to स्मॉल x 0 to कैपिटल X। जब भी कोई वैल्यू लिखेंगे दोस्तों मैं दिखाता हूँ, A इक्वल टू 0 स्मॉल x 111 या A इक्वल टू 0 कैपिटल X 1 2 3 4, ठीक है। आप कुछ भी डालोगे, बस उसके पहले आप प्रीफिक्स उसको ऐड कर दो, 0 x या नहीं तो 0 स्मॉल x, ठीक है दोस्तों। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, देखना। A इक्वल टू 0 स्मॉल x 1 1 1 1, A को प्रिंट कराता हूँ। देखो दोस्तों, हेक्साडेसिमल फॉर्म, आप इसकी वैल्यू को नोटबुक पे
जब सॉल्व करोगे, जब इसको कैलकुलेट करके सबको ऐड करोगे तो आपको इतनी ही वैल्यू मिलेगी। अब मैं आपको दूसरा करके दिखाता हूँ। 0 कैपिटल X 1 2 3 4 ए इक्वल टू, देखो दोस्तों इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब मुझे एक बात और बताओ दोस्तों, अगर ए इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, 0 X फेस अगर मैं ऐसे ले लिया तो क्या ये सही है? क्या ये मुझे आउटपुट सही देगी? जरूर देगी, क्योंकि मेरी जो रेंज है दोस्तों A to F मैंने उसी रेंज में लिया है, तो ये मुझे आउटपुट सही देगी। ठीक है दोस्तों, ये जो है आउटपुट मुझे बिल्कुल सही देगी, तो ये सही है दोस्तों, ट्रू है। अब मैं दिखाता हूँ, एक और मैं आपसे पूछता हूँ, A इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, मुझे ये बताना 0 X फेस 0 F बीफ, बीफ तो पता है दोस्तों क्या होता है, बीफ। क्या ये मुझे सही वैल्यू देगी दोस्तों? ये भी मुझे सही वैल्यू देगी, क्योंकि मैंने A to F के रेंज में ही लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी मुझे सही वैल्यू देगी, तो ये भी सही है। अब दूसरा देखो दोस्तों, अगर मैं A इक्वल टू 0 X 0 X B डबल E R बियर ले लूँ, बताइए दोस्तों बियर मीन्स क्या होता है? अब ये मुझे बताओ, क्या ये सही वैल्यू मुझे देगी? नहीं देगी, क्योंकि मैंने A to F के रेंज से आगे बढ़ के मैंने यहाँ पे R ले लिया, इसीलिए ये मुझे सही वैल्यू नहीं देगी। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए गलत है, फॉल्स है। मैं आपको एक बार करके बताता हूँ दोस्तों, देखना। देखो दोस्तों, ये सही हो गया। अब मैं दूसरा वाला करके दिखाता हूँ। O कैपिटल X स्मॉल x आप कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। B डबल E R बियर। देखो दोस्तों क्या दिया? सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। मैंने इनवैलिड सिंटैक्स दे दिया, इसलिए मुझे पीवीएम क्या मुझे इसका इंटरप्रेटर क्या सिंटैक्स एरर दे दिया, यानी कि मैं ही कोड लिखने में गलती किया हूँ। वो मुझे बता रहा है कि आप रेंज से बाहर चले गए हो, A to F होना चाहिए, आप उसके अंदर की कोई भी लेटर को डालो, लेकिन A to F से आगे हम लोग चले गए हैं, इसलिए ये मुझे सिंटैक्स एरर दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग इसका एक छोटा सा नोट्स लिख लेते हैं। आप भी अपने नोटबुक में लिखते जाना, कभी भी आप भूल जाओ तो वो नोटबुक को देख के आप पढ़ के रिकॉल कर सकते हो। बीइंग ए प्रोग्रामर, we can specify literal values in decimal, binary, octal and hexadecimal form ठीक है दोस्तों, बट PVM पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है, will
ऑलवेज प्रोवाइड वैल्यूज ओनली इन डेसिमल फॉर्म। मैंने बताया दोस्तों, आप कोई भी फॉर्म में पाइथन को, पीवीएम को वैल्यू डालो, बट वो आपको जब भी आउटपुट देगी वो डेसिमल फॉर्म में ही देगी। ठीक है दोस्तों, तो था। अब हम लोग आगे जानेंगे बेस कन्वर्जन। बेस कन्वर्जन क्या होता है? ठीक है दोस्तों, बेस कन्वर्जन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे के डाटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो पहला दोस्तों थोड़ा जान लेते हैं बेस कन्वर्जन क्या होता है। बेस कन्वर्जन, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे का हम लोग और जानेंगे। पाइथन provide the following inbuilt functions for base conversion। पाइथन कुछ इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग बेस को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे बेस में, कन्वर्जन कर सकते हैं दोस्तों, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए पहला फंक्शन है दोस्तों बिन। ठीक है दोस्तों, पहला है बिन। इससे क्या करते हैं दोस्तों, we can use bin function to convert from any base to बाइनरी। मतलब बिन फंक्शन को यूज करके हम लोग कोई भी बेस को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक दो एग्जांपल करके दिखाता हूँ, फिर आप लोग को अच्छे से पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को एक दो एग्जांपल बताता हूँ, देखना दोस्तों। मैं आपको करके बताता हूँ दोस्तों, अब देखना। a इक्वल टू बिन 15। मैंने 15 लिया है दोस्तों, ये डेसिमल फॉर्म में है और मैंने बिन फंक्शन का यूज किया है। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा दोस्तों, तो ये देखो मुझे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है दोस्तों, मैं एक और करके दिखाता हूँ। a इक्वल टू बिन, इस बार हम लोग दोस्तों ऑक्टल फॉर्म को लेते हैं। 0 ओ, मैंने बताया था दोस्तों स्मॉल लो कैपिटल लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12 ले लेते हैं दोस्तों और a को प्रिंट कराते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये मुझे 12 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया। एक हेक्साडेसिमल को भी दिखाता हूँ दोस्तों। बिन 0x10 लेता हूँ दोस्तों, आप लोग देखना, ये भी 10 को मुझे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बाइनरी से मैंने बताया दोस्तों, जो आप बिन से कोई भी बेस को कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, उससे आप लोग को
अच्छे से पता चल जाएगा। आप लोग को याद रहेगा और आप लोग समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा कौन सा है? दूसरा हम लोग का है दोस्तों ऑक्टल, ऑक्ट। हम लोग का पहला था बिन, दूसरा है दोस्तों ऑक्ट। सेम इसमें भी वही कंडीशन है दोस्तों। आप कोई भी बेस को इस फंक्शन को, इस इनबिल्ट फंक्शन को यूज करके आप कोई भी बेस को आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से इसको कॉपी करके टाइम बचाने के लिए यहाँ से कॉपी करके इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और बस थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पे बाइनरी की जगह मैं ऑक्टल लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें भी सेम वही है दोस्तों। आप कोई भी बेस को आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो ऑक्ट फंक्शन यूज करके। ये इनबिल्ट फंक्शन पाइथन के अंदर दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं एक दो एग्जांपल करके बताता हूँ, फिर आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखना दोस्तों, a इक्वल टू ऑक्ट 10। अब a को प्रिंट करता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने ऑक्टल फंक्शन का यूज करके 10 को जो डेसिमल फॉर्म में था उसको हमने ऑक्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, एक और लेता हूँ छोटा सा एग्जांपल, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखना, मैं इसमें क्या करता हूँ, बाइनरी फॉर्म को लेता हूँ 0B1111। हम लोग को पता है इसका डेसिमल फॉर्म 15 है दोस्तों, और बाइनरी में हम लोग 15 को ऐसे लिखते हैं। ए को प्रिंट कराता हूँ। देखो दोस्तों, ये ऑक्टल में हमें दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको कॉपी करके एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं दे देता हूँ। आप लोग को समझने में, नोटबुक में लिखने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तीसरा है दोस्तों हेक्स। तीसरा हेक्स इनबिल्ट फंक्शन है, इसका भी सेम वही काम है दोस्तों। आप कोई भी बेस को इस फंक्शन को यूज करके हेक्साडेसिमल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग उसको हटा के हेक्साडेसिमल लिख देंगे। मैंने यहाँ पे इसको हेक्साडेसिमल लिख दिया। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, फिर हम लोग दूसरी डाटा टाइप पे बढ़ेंगे। यहाँ पे इसको बताने के बाद इंट डाटा टाइप ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। फिर दूसरा डाटा टाइप जो फ्लोट डाटा टाइप है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, a इक्वल टू हेक्स, a इक्वल टू हेक्स, और इसके अंदर मैं 100 ले लेता हूँ। ठीक है, और a को प्रिंट करता हूँ। देखो दोस्तों, जो मेरा हेक्साडेसिमल फॉर्म में है वो 0x64 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप हेक्स फंक्शन यूज करके कोई भी बेस को आप हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फ्लोट डाटा टाइप। ठीक है, we can use float data type
to represent floating point values। ठीक है दोस्तों, फ्लोट डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए दोस्तों। ठीक है, लाइक डेसिमल वैल्यूज, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका। अगर हम लोग f इक्वल टू 1.1234 लेते हैं, ठीक है दोस्तों, और इसके टाइप को जब हम लोग देखेंगे, जब इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे दोस्तों, ऐसे इसके टाइप को जानेंगे तो ये मुझे बताएगा कि ये फ्लोट डाटा टाइप है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार करके बताता हूँ, देखना दोस्तों। ठीक है, मैं दूसरा आइडियली यूज करता हूँ। एक मिनट दोस्तों, और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था दोस्तों, मैंने लिंक दे रखा था कि पाइथन का सॉफ्टवेयर हम लोग कैसे डाउनलोड करते हैं, और उसी के अंदर मुझे ये पाइथन का सेल मिलता है जो आईडीएलई के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं f इक्वल टू 1.1234 लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और f को एक बार पहले प्रिंट कराते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम लोग टाइप को जानते हैं, ये कौन से टाइप के हैं। जब मैं f का टाइप जानूंगा दोस्तों, ये मुझे बताएगा कि ये फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं। वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन। हम लोग दोस्तों इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। वी कैन represent we can also represent floating point values by using exponential form। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है दोस्तों, साइंटिफिक नोटेशन, इसको हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। जैसे f इक्वल टू 1.2e34। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग इसको, ये साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है दोस्तों। ठीक है, इसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब इसको जब हम लोग प्रिंट कराएंगे तो हम लोग को ये भी बताएगा कि ये एक फ्लोट टाइप का डाटा टाइप है। ठीक है दोस्तों, इसके टाइप को आप बता सकते हैं सेम वैसे ही जैसे मैंने पिछले वाला बताया था। f इक्वल टू 1.2e34, और जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा दोस्तों,
जब मैं f को प्रिंट कराऊंगा तो आपको पता ही है, वो देखिए दोस्तों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये मुझे दिखा दिया। और इसके टाइप को जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, f के टाइप को जो हम लोग जानेंगे, तो ये दोस्तों फ्लोट पॉइंट डाटा टाइप आप हम लोग को बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमने बताया आपको दोस्तों। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मेन एडवांटेज ये होता है दोस्तों कि हम लोग कितने भी बड़े वैल्यू को ले लें। ठीक है दोस्तों, हम लोग कितने भी बड़े वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दे, तो अगर बहुत बड़ा वैल्यू है तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका एडवांटेज क्या होता है दोस्तों कि हम लोग को कम मेमोरी में बड़ा वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मेन एडवांटेज यही होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और हम लोग ठीक है दोस्तों, हम लोग इंट वैल्यू को डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हम लोग दोस्तों फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को सिर्फ डेसिमल फॉर्म में ही लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारा तीसरा डाटा टाइप क्या था, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप, उसके बारे में जानते हैं। कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप, हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ये क्या होता है और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हम लोग बताते हैं दोस्तों, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। a प्लस bj, ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये a जो है दोस्तों, ये a जो है ये रियल पार्ट है, और ये b जो है दोस्तों ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है दोस्तों, और ये a और b जो है दोस्तों दोनों इंटीग्रल टाइप वैल्यू और डेसिमल टाइप वैल्यू, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू दोनों को ये ले सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसको बताता हूँ। देखा दोस्तों, a प्लस बी जे, ठीक है दोस्तों, ये a जो है दोस्तों ये रियल, इसको रियल पार्ट कहा जाता है, और ये b जो है दोस्तों इसको इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसको ये जो जे है दोस्तों, हम लोग को पता होगा जे जो हम लोग लिखते थे दोस्तों, उसको वो इस तरह लिखते थे। हम लोग को जब हम लोग बचपन में पढ़े होंगे तो हम लोग को पता होगा, हम लोग को याद होगा, मे भी बहुत सारे लोग भूल भी गए होंगे। जे टू इक्वल टू हम लोग -1 करके लिखते थे। ठीक है दोस्तों, इसको ठीक है दोस्तों, तो कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप यही है दोस्तों। थोड़ा मैं इसका एक दो एग्जांपल आपको करके बताता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे दोस्तों देखो 3 प्लस 5j, ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 प्लस 10.5j, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 0.5 प्लस 0.1j। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको
या तो इंटीग्रल वैल्यू में लिख सकते हैं या तो डेसिमल पॉइंट में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम लोग का क्या है, थोड़ा इसका हम लोग नोट्स लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे का जो डाटा टाइप है उसके बारे में जानेंगे। थोड़ा नोट्स हम लोग लिख लेते हैं और उसको समझते हैं वो क्या होता है। इन द रियल पार्ट, if we use int value, then we can specify that either by decimal, octal, hexadecimal, hexa and बाइनरी फॉर्म। ठीक है दोस्तों, आप जब रियल पार्ट लिखेंगे तो हम लोग इन द रियल पार्ट इफ वी यूज इंट वैल्यू देन वी कैन स्पेसिफाई दैट आइदर बाय डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा या बाइनरी फॉर्म। जब हम लोग इंट वैल्यू लिखेंगे तो रियल पार्ट के अंदर तो हम लोग डेसिमल फॉर्म, ऑक्टल फॉर्म, हेक्साडेसिमल फॉर्म, बाइनरी फॉर्म कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बट इसमें भी एक कंडीशन दोस्तों, बट इमेजिनरी फॉर्म, जब हम लोग इमेजिनरी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, जब हम लोग इमेजिनरी पार्ट में लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो उसमें कुछ कंडीशन है, शुड बी specified only by using डेसिमल फॉर्म। जब हम लोग इमेजिनरी पार्ट में कोई वैल्यू को लिखेंगे या कोई वैल्यू को डालेंगे तो उसमें हम लोग सिर्फ डेसिमल फॉर्म में ही लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसमें हम लोग ना ही ऑक्टल में लिख सकते हैं, ना ही हेक्सा में लिख सकते हैं, ना ही बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको करके एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ दोस्तों, देखना आप, फिर आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखो a = 3 + 5j, और मैं जब a को प्रिंट कराऊंगा तो देखो दोस्तों, आप जब इसकी टाइप को मैं देखूंगा, ए के टाइप को देखूंगा तो ये मुझे बताएगा ये कॉम्प्लेक्स टाइप है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे देखो a = अगर मैं 0 a = 0b, ठीक है दोस्तों, 1 1 1 प्लस, ठीक है दोस्तों, 5j ले लूँ तो ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा दोस्तों। देखो जब मैं 111 लिया तो 111 का बाइनरी फॉर्म ऐसे लिखा जाता है 111, और इसका डेसिमल फॉर्म में 7 ऐसे 7 होता है दोस्तों, तो वो मुझे प्रिंट करके दे दिया। और इसकी जब मैं टाइप को लिखूँगा, जब इसके टाइप को मैं जानना चाहता हूँ जो इसकी कौन सी टाइप है, तो वो मुझे बता देगा ये कॉम्प्लेक्स टाइप है। अब मैं इसके अंदर एक कंडीशन बताता दोस्तों कि अगर हम लोग रियल पार्ट को कोई भी फॉर्म में लिख सकते हैं, बाइनरी फॉर्म, हेक्साडेसिमल फॉर्म, ऑक्टल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, कोई फॉर्म में लिख सकते हैं, बट जो इमेजिनरी पार्ट है मेरा उसको हम लोग सिर्फ डेसिमल फॉर्म में ही लिख सकते हैं। अगर उसको फिर दूसरा कोई फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो मुझे ये पाइथन क्या करेगी, सिंटैक्स एरर दे देगी। वो मैं आपको एक बार करके बताता हूँ दोस्तों। ठीक है,
एक बार देखना आप, अगर मैं ऐसे लिख लिया 3 + 0x11 तो देखो दोस्तों, ये मुझे, मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो ये मुझे सिंटैक्स एरर दे देगा, इनवैलिड सिंटैक्स मुझे बता रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इमेजिनरी पार्ट में हम लोग सिर्फ डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बट रियल पार्ट में हम लोग ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, कुछ में भी आप लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, कुछ हम लोग, अगर मान लो दोस्तों मुझे पता करना है जो कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, तो उसके लिए मुझे पाइथन जो है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स जो है दोस्तों, कुछ इनबिल्ट एट्रीब्यूट दिया गया है उसके अंदर, उसके मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा इमेजिनरी पार्ट है और कौन सा रियल पार्ट है दोस्तों। ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा नोट्स लिख लेते हैं। क्या होता है कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप हैज़ some attributes to retrieve the real part and imaginary part। ठीक है दोस्तों, कुछ इनबिल्ट एट्रीब्यूट्स दिया हुआ है, उसके मदद से हम लोग कौन सा इमेजिनरी पार्ट्स है और कौन सा रियल पार्ट्स है उसको हम लोग जान सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं बताता हूँ एग्जांपल, अगर मैं c = ठीक है दोस्तों 10.5 + 3.6 ले लूँ। ठीक है, तो अब मुझे, अगर मान लो किसी को पता नहीं है जो कौन सा इमेजिनरी पार्ट है और कौन सा रियल पार्ट है, और उसे जानना है जो कौन सा इमेजिनरी पार्ट है और कौन सा रियल पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप क्या किया गया है, उसके अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं दोस्तों, इनबिल्ट एट्रीब्यूट्स, कि उसके मदद से आप लोग जान सकते हो कि कौन सा इमेजिनरी पार्ट है और कौन सा रियल पार्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उसके मदद से हम लोग अभी जानेंगे जो कौन सा इमेजिनरी पार्ट्स हैं और कौन से रियल पार्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग जानते हैं। तो पहला है दोस्तों C.real। अगर जब हम लोग दोस्तों अपने आइडियली पे इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो ये मुझे बता देगा कि मेरा रियल पार्ट कौन सा है। तो मेरा रियल पार्ट इसमें पता है दोस्तों आप कौन सा है, 10.5 है। ठीक है दोस्तों, और C. अगर IMG डालेंगे दोस्तों, IMAG डालेंगे, ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे बता देगा कि मेरा इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आपको एक बार करके बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा दोस्तों। देखना दोस्तों, C = 3.6 + 4.5 J मैंने लिया दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसको मुझे पता करना है कौन सा इमेजिनरी पार्ट है और कौन सा रियल पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो देखो C जो मैंने इनबिल्ट कुछ एट्रीब्यूट बताया, उसके मदद से हम लोग जानते हैं जो कौन सा रियल है और कौन सा इनबिल्ट है। देखो दोस्तों, तो मेरा ये 3.6 रियल पार्ट है। अब मुझे जानना है दोस्तों मेरा इमेजिनरी पार्ट, C.IMAG। जब हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये मुझे इमेजिनरी पार्ट वाला वैल्यू बता देगा कि कौन सा इमेजिनरी पार्ट वाला वैल्यू है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है उसके बारे में जानते हैं।
आगे चौथा डाटा टाइप है दोस्तों बूलियन डाटा टाइप, जिसको हम लोग बुल बोलते हैं। बुल डाटा टाइप, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, बुल डाटा टाइप के बारे में जानेंगे दोस्तों। बुल डाटा टाइप क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बुल डाटा टाइप दोस्तों हम लोग इसको ट्रू और फॉल्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स ट्रू मीन्स दोस्तों 1 और फॉल्स मीन्स 0। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कुछ इसके बारे में नोट्स लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग जानेंगे। वी कैन यूज दिस डाटा टाइप to represent boolean values। ठीक है दोस्तों, वी कैन यूज दिस डाटा टाइप टू रिप्रेजेंट बूलियन। इस डाटा टाइप को यूज करके हम लोग बूलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दी only allow values for this data type are, ठीक है दोस्तों, the only allow values for this data type are, वो कौन कौन से हैं दोस्तों, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। ठीक है दोस्तों, और जब भी हम लोग ट्रू फॉल्स लिखेंगे दोस्तों तो उसकी पहली लेटर जो होगी दोस्तों, ठीक है, वो हमेशा कैपिटल में होगी, अपर में होगी। अगर हम लोग उसको स्मॉल में लिख देंगे तो मुझे पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, मुझे एरर दे देगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग कैसे करें, इंटरनली ठीक है दोस्तों, इंटरनली क्या करता है पाइथन, रिप्रेजेंट्स ट्रू एज 1 एंड फॉल्स एज 0। ठीक है दोस्तों, इंटरनली पाइथन क्या करता है, ट्रू को रिप्रेजेंट करता है 1 से और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है 0 से। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, b इक्वल टू ट्रू। जब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों, और जब इसके टाइप को हम लोग जानेंगे, जब इसके टाइप को मुझे जानना है तो जब इसके टाइप को मुझे जानना है और इसके टाइप को जानेंगे तो ये मुझे बताएगा दोस्तों कि ये एक बुल टाइप है, यानी कि बूलियन टाइप है। ठीक है दोस्तों, c इक्वल टू अगर फॉल्स लिखते हैं, ठीक है, अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये मुझे क्या करेगा दोस्तों, सिंटैक्स एरर दे देगा। ठीक है दोस्तों, ये मुझे सिंटैक्स एरर दे देगा। और हम लोग अगर c इक्वल टू ऐसे लिखते हैं तो ये मुझे बताएगा कि ये बुल टाइप है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार करके बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा दोस्तों, प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। b इक्वल टू मैं ट्रू लिखता हूँ, ठीक है, और b के टाइप को मुझे जानना है, तो b के टाइप को मैं जानता हूँ, तो b के टाइप को मैं जान गया दोस्तों। यहाँ पे देखो आ रहा है, टर्मिनल पे लिखा हुआ आइडियली पे कि इसकी टाइप बुल है। ठीक है दोस्तों, अब मैं b इक्वल टू ट्रू लिखता हूँ तो ये मुझे सिंटैक्स एरर देगा, बोल देगा, यहाँ पे मुझे बता देगा नेम एरर में कि नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड, यानी कि ये आप इसका कोई एक वेरिएबल के रूप में मुझे ले लेता है, कोई वैल्यू के रूप में, और बोलेगा ये मुझे डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जब भी ट्रू फॉल्स को डिफाइन करेंगे, ट्रू फॉल्स को लिखेंगे दोस्तों, तो वो
उसकी जो पहली लेटर है दोस्तों उसको हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके भी टाइप को जानेंगे तो ये भी मुझे बताएगा कि एक बुलियन टाइप है। देखो दोस्तों, बताया ना बुलियन टाइप है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको दोस्तों। a इक्वल टू 10 लेता हूँ, b इक्वल टू 20 लेता हूँ। ठीक है, और मुझे जानना है कि इसमें से बड़ा कौन सा है और इसमें से छोटा कौन सा है, मुझे जानना है। तो c इक्वल टू a लेस देन b। क्या ये कंडीशन सही है दोस्तों कि a जो है b से छोटा है? ठीक है दोस्तों, मैं c को प्रिंट करा के देखता हूँ क्या मुझे ये ट्रू दे रहा है। अगर ट्रू दे रहा होगा तो मेरा कंडीशन सही है, ट्रू दे रहा है दोस्तों, इसका मतलब मेरा कंडीशन सही है कि a छोटा है b से। ठीक है दोस्तों, अब अगर मान लो दोस्तों मैं इसको ऐसे लिखूं, a इक्वल टू ट्रू प्लस ट्रू। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि ट्रू मैंने बताया दोस्तों इंटरनली पाइथन इसको 1 से डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो 1 प्लस 1 जब मैं उसको प्रिंट कराया तो 2 आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ट्रू a इक्वल टू ट्रू माइनस फॉल्स लिखूं, फॉल्स लिखूं दोस्तों, और मैं a को प्रिंट कराऊं तो मुझे आंसर क्या आएगी दोस्तों? 1 आएगी। क्यों आएगी? 1 माइनस 0 करेंगे दोस्तों तो मुझे 1 ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों str डाटा टाइप, स्ट्रिंग डाटा टाइप। 5वां डाटा टाइप हमारा है दोस्तों str डाटा टाइप। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग डाटा टाइप। ये क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। str डाटा टाइप रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग को दोस्तों। ठीक है, str डाटा टाइप स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट और डबल कोट। स्ट्रिंग क्या होता है दोस्तों? वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है जो कि डबल कोट या नहीं तो सिंगल कोट के अंदर लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो str का होता है str रिप्रेजेंट्स स्ट्रिंग डाटा टाइप। str रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग डाटा टाइप को, स्ट्रिंग डाटा टाइप। ठीक है दोस्तों, ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ characters enclosed within the single quote सिंगल कोट्स और डबल कोट। ठीक है दोस्तों, स्ट्रिंग जो होता है दोस्तों वो एक कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है। ठीक है, और वो या तो सिंगल कोट के अंदर या नहीं तो डबल कोट के अंदर उसको लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों देखो S1 इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर मैंने लिया आलोक, और S2 डबल कोट के अंदर मैंने लिया
आलोक, ये हमारा स्ट्रिंग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय यूजिंग सिंगल डबल कोट वी कैन नॉट रिप्रेजेंट मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम लोग या तो सिंगल कोट या तो डबल कोट इस दोनों को यूज करके मल्टी लाइन स्ट्रिंग को हम लोग नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग सिंगल कोट डबल कोट को यूज करके सिर्फ वन सिंगल लाइन के स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, मल्टी लाइन के स्ट्रिंग को नहीं लिख सकते हैं। मैं आपको करके बताता हूँ दोस्तों, देखना दोस्तों। S1 इक्वल टू हमने क्या लिया था, आलोक। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, S1 को प्रिंट कराएंगे, आलोक आ गया दोस्तों। अब इसके हम लोग टाइप को जानेंगे, ये कौन सा टाइप का है। S1 के टाइप को जानेंगे दोस्तों। तो S1 का टाइप मुझे बता दिया दोस्तों, यहाँ पे str टाइप का है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक str टाइप का है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं दोस्तों, S2 इक्वल टू, इस बार डबल कोट के अंदर लेते हैं आलोक। ठीक है दोस्तों, S2 को प्रिंट कराते हैं, आलोक आ गया दोस्तों। अब इसके भी टाइप को हम लोग जान लेते हैं, ये कौन सा टाइप में आता है। ठीक है, तो ये भी स्ट्रिंग ही है दोस्तों, str टाइप में आ गया। ठीक है दोस्तों, और आप लोग दोस्तों अगर सिंगल कोट को यूज करके यानी तो डबल कोट को यूज करके आप चाहोगे मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख ले तो वो नहीं होगा। उसके लिए हम लोग दोस्तों ट्रिपल कोट यूज करते हैं, या तो ट्रिपल सिंगल कोट या नहीं तो ट्रिपल डबल कोट। जब हम लोग ये यूज करेंगे दोस्तों तो हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वो देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग को ट्रिपल हम लोग के स्ट्रिंग को लिखना है तो उसके लिए हम लोग को या तो ट्रिपल सिंगल कोट या नहीं तो ट्रिपल डबल कोट यूज करना पड़ेगा। फॉर दिस रिक्वायरमेंट ठीक है दोस्तों, वी शुड for this requirement we should go for ट्रिपल कोट। ठीक है दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए दोस्तों हम लोग ट्रिपल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट या नहीं तो ट्रिपल सिंगल कोट या नहीं तो ट्रिपल डबल कोट यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, या नहीं तो हम लोग ट्रिपल डबल कोट यूज करेंगे मल्टी लाइन के स्ट्रिंग को लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मल्टी लाइन के स्ट्रिंग को लिख सकते हैं लाइक दैट ऐसे। आलोक, और मुझे यहाँ नीचे में मेरा सब नेम लिखना है, जो मेरा टाइटल है दोस्तों भारती। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया दोस्तों। ये हम लोग या तो ट्रिपल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट यूज करके लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसके अंदर आता है दोस्तों स्लाइसिंग। स्लाइसिंग से क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्लाइस से क्या होता है, स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है दोस्तों, स्लाइसिंग मीन्स क्या होता है दोस्तों, स्लाइसिंग मीन्स एक पीस ऑफ वर्ड होता है। जैसे मुझे मान लो दोस्तों मैंने आलोक लिखा, ठीक है,
तो मुझे आलोक में से ए चाहिए, तो वो मैं कैसे लूँगा? आलोक में से मुझे सिर्फ ए चाहिए, एल ओ के नहीं चाहिए। तो स्लाइसिंग मीन्स होता है दोस्तों, स्लाइस मीन्स पीस, एक पीस मुझे चाहिए, एक वर्ड उसमें से चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो स्लाइसिंग मीन्स क्या होता है? स्लाइस मीन्स अ पीस। ठीक है दोस्तों, स्लाइस मीन्स पीस होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं? स्लाइस को हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, जहाँ पे हम लोग इसको करते हैं, ये हम लोग स्लाइस ऑपरेटर करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग स्लाइस ऑपरेटर को इस तरह से यूज करते हैं। ये स्लाइस ऑपरेटर कहा जाता है पाइथन के अंदर, इज कॉल्ड स्लाइस ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, हम लोग स्लाइस ऑपरेटर इस तरह से यूज करते हैं। which can be used to retrieve parts of string। ठीक है दोस्तों, इसको यूज करके हम लोग स्ट्रिंग के पार्ट्स को रिट्राइव कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और पाइथन के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो हम लोग का इंडेक्सिंग होता है, स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग होती है दोस्तों, वो 0 से फॉलो करती है। मीन्स वो 0 से स्टार्ट होती है दोस्तों। ठीक है, उसका क्या लिखेंगे? इन पाइथन स्ट्रिंग्स follows 0 बेस्ड इंडेक्सिंग। ठीक है दोस्तों, स्ट्रिंग क्या करती है पाइथन के अंदर? 0 बेस्ड इंडेक्स को फॉलो करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, द इंडेक्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो इंडेक्स होता है दोस्तों पाइथन के स्ट्रिंग के अंदर, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव इंडेक्सिंग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब पॉजिटिव इंडेक्स मीन्स क्या होता है उसके बारे में भी जानते हैं। पॉजिटिव इंडेक्स मीन्स बैकवर्ड, पॉजिटिव इंडेक्स मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव इंडेक्स मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पॉजिटिव इंडेक्स मीन्स होता है दोस्तों फॉरवर्ड डायरेक्शन, मीन्स लेफ्ट टू राइट वो चलता है। ठीक है दोस्तों, और निगेटिव इंडेक्स मीन्स क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। निगेटिव इंडेक्स मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है दोस्तों, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये राइट टू लेफ्ट चलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वो कैसे होता है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैं अगर ठीक है दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली करके वो कैसे होता है। अगर मैं S1 इक्वल टू आलोक लिया, ठीक है, और मुझे इसमें से
ए को रिट्राइव करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा दोस्तों, S1 स्लाइस ऑपरेटर का यहाँ मैं यूज करूँगा, S1 ऑफ 0। मुझे S1 की 0 इंडेक्स चाहिए। तो देखो दोस्तों, S1 की 0 इंडेक्स 0 1 2 3, S1 की 0 इंडेक्स मुझे ए मिल गई दोस्तों। अब मुझे दोस्तों मुझे चाहिए S1 की -1 इंडेक्स। वो कैसे करेंगे, तो S1 की मुझे -1 इंडेक्स चाहिए। तो S1 की जैसे ही मैं -1 इंडेक्स करूँगा दोस्तों, तो देखो राइट टू लेफ्ट मुझे वो लास्ट वाला के उठा के दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हम लोग यूज करेंगे लेफ्ट टू राइट, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, और लेफ्ट टू राइट इसमें हम लोग दोस्तों राइट टू लेफ्ट भी रिट्राइव कर सकते हैं माइनस इंडेक्स यूज करके। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, अब मुझे चाहिए S1, मुझे मान लो चाहिए तीसरा चाहिए। ठीक है, तो S1 3 इंडेक्स का मुझे वर्ड चाहिए। S1 3 इंडेक्स का वर्ड मुझे के मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो ये है स्ट्रिंग। ठीक है, और अगर मुझे मान लो दोस्तों मैं इस तरह से मुझे चाहिए, मान लो मैंने क्या किया, तो S1 5th इंडेक्स का डाटा चाहिए। अब जब इसके अंदर दोस्तों 0 to 3 इंडेक्स का ही डाटा है और मुझे 5th इंडेक्स का डाटा चाहिए, तो मुझे इंडेक्स एरर दे देगा और मुझे बोलेगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये रेंज के बाहर है, रेंज के अंदर की डाटा हम आपको दे सकते हैं, रेंज के बाहर के डाटा को आपको रिट्राइव करना है तो उसके बाद भी डाटा कोई डालना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की एरर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी स्ट्रिंग। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों पढ़ेंगे आगे की डाटा टाइप। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और जितने भी बचे हुए रेस्ट डाटा टाइप हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं, उससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।